नमस्ते दोस्तों। आज हम लोक प्रशासन के अंतर्गत अब्राहम मास्लो को देखते हैं, जो कि एक व्यवहारवादी विचारक थे और इन्होंने आवश्यकता सिद्धांत मानव प्रेरणा सिद्धांत के हिस्से के रूप में आया था। तो 1940 में इन्होंने विकसित किया था। इन्होंने मानव व्यवहार को समझने एवं उसमें रुचि लेने और उसमें शोध करने की प्रवृत्ति एक मनोवैज्ञानिक के रूप में मास्लो की शुरुआती आजीविका का परिणाम थी। उन्होंने मानव व्यवहार को मनोविज्ञान के जरिए समझने की कोशिश की थी। वास्तव में मास्लो का सिद्धांत आवश्यकताओं की सशक्तता के धारणा पर टिका हुआ है। इसके लिए उन्होंने एक पैमाना विकसित किया है, जिसके एक सिरे पर निम्न श्रेणी की भौतिक और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को रखा गया है और दूसरे सिरे पर उच्च श्रेणी की आवश्यकताओं को रखा गया है। उच्च श्रेणी की आवश्यकताओं में आत्मसिद्धि की आवश्यकता है और इन तीनों तरह की आवश्यकताओं की प्राथमिकता के क्रम में सबसे पहले शारीरिक भौतिक आवश्यकताएं, शारीरिक कहिए या भौतिक कहिए, शारीरिक या भौतिक आवश्यकताएं आती है और जब यह संतुष्ट हो जाती है तब अन्य आवश्यकताओं के लिए जगह खाली कर देती है। तो इस क्रमबद्ध प्रक्रिया में प्रत्येक संतुष्ट होने वाली निम्न श्रेणी की आवश्यकता अपनी जगह उच्च श्रेणी की असंतुष्ट आवश्यकता के लिए जगह को रिक्त कर देती है। और इसमें यह होता है कि जो संतुष्ट हो चुकी है आवश्यकता, उसमें अब प्रेरणा की शक्ति, प्रेरणा पैदा करने की क्षमता नहीं रह जाती है। और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम करता है। जो मनुष्य जिंदगी भर काम करते रहता है, वो हमेशा कुछ न कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही करता रहता है और इसके लिए उसे कई तरह की आवश्यकताएं और प्रवृत्तियां उत्प्रेरित करती है। इन आवश्यकताओं में हालांकि शारीरिक आवश्यकताओं की भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये आवश्यकताएं उस प्रेरण के सिद्धांत की विवेचना के लिए केंद्रीय बिंदु नहीं हो सकती है। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले जो आती है दैहिक आवश्यकताएं, और दैहिक आवश्यकताओं में इन्होंने कहा है कि दैहिक आवश्यकताएं जो होती है एक तरह से जैविक आवश्यकताओं का पर्याय माना जाता है और एक तरह से ये आवश्यकताएं जीवन के अस्तित्व की अनिवार्य न्यूनतम आवश्यकताएं होती है। और इन आवश्यकताओं को इन्होंने 3 वर्गों में बांटा है: भूख, प्यास और सेक्स। इन तीनों के रूप में उल्लेख किया जा सकता है। मनुष्य के ऊपर इन आवश्यकताओं की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत होती है कि वह दूसरे आवश्यकता के विषय में सोच ही नहीं सकता है जब तक कि ये आवश्यकता पूरी नहीं हो जाती है। अब हम ये कह सकते हैं कि किसी भूखे व्यक्ति के लिए आदर्श व्यवस्था ऐसी दुनिया होती है जहाँ भोजन की प्रचुर उपलब्धता हो। यदि प्रचुर मात्रा में जहाँ भोजन उपलब्ध हो तो भूखे व्यक्ति के लिए वही दुनिया आदर्श दुनिया मानी जाएगी। उसका तब तक किसी दूसरी बात से नाता नहीं जुड़ता जब तक कि उसके भूख को समाप्त न किया जा सके। भूखे व्यक्ति को जब तक भूख नहीं मिटती तब तक वह न केवल खाने के बारे में सोचता है बल्कि शरीर की दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में ही। भूखे व्यक्ति को जब तक भूख नहीं मिटती तब तक न केवल खाने के बारे में ही सोचता है अपितु शरीर के दूसरे सुखों को भी खाने के द्वारा पूरा करने की कल्पना करता रहता है। ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन की अधिकतर आवश्यकताएं गौण हो गई है, सिर्फ दैहिक आवश्यकताओं के जरिए उत्प्रेरित हो सकता है। ऐसे लोगों के लिए दैहिक आवश्यकताओं से बाहर सारी चीजें, मतलब स्वतंत्रता, प्यार, संप्रदाय, सामुदायिक जीवन, ये सब निरर्थक है। ऐसे लोगों के लिए जिनका जीवन हमेशा भोजन की समस्या से त्रस्त रहा है, क्षुधा ही प्रमुख आवश्यकता होती है और ऐसे लोगों की सारी आकांक्षा एक ऐसे विशिष्ट भोज्य में अंतर्भूत होती है जिसे वे हासिल करना चाहते हैं। किसी व्यक्ति का ध्यान सामाजिक आवश्यकताओं की ओर तभी जाता है
जब उसकी दैहिक आवश्यकताएं पूरी हो गई हो। और जब तक दैहिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तब तक वह सामाजिक आवश्यकताओं के ओर देख भी नहीं सकता है। और पहला तो हो गया दैहिक आवश्यकताएं, और जब दैहिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तब मनुष्य सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के बारे में चिंता सताने लगती है। और सुरक्षा किससे? तो सुरक्षा प्राकृतिक आपदाओं से, खतरों से, अभाव से बचने से। तो इन चीजों से बचने के लिए मनुष्य हमेशा कोई न कोई उपाय खोजते रहता है, और इसलिए मानव को बचाव ढूंढने वाला प्राणी भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी दैहिक आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हो, अगला लक्ष्य होता है सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना। सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को यदि देखा जाए तो बच्चों या शिशुओं में प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि सुरक्षा से बचने का उपाय अभी तक उसको मालूम नहीं है, जबकि वयस्कों में इसका उपाय मालूम हो चुका होता है, जिसके कारण उसमें स्पष्ट तौर पर देखा नहीं जा सकता है, लेकिन बच्चों में दिखाई पड़ जाती है। बचाव की यह सीख उन्हें आत्मविश्वास और निश्चिंतता देती है, जबकि इसके विपरीत छोटे बच्चों और शिशुओं में हम चोटों व शारीरिक कष्टों की प्रतिक्रियाएं ज्यादा स्पष्ट ढंग से देख सकते हैं। यदि छोटे बच्चों और शिशुओं में शारीरिक कष्ट होती है तो एक बीमार बच्चा अपने माँ बाप से आश्वस्त होना चाहता है कि वह ठीक हो जाएगा, जबकि उसका इलाज करने वाला डॉक्टर कितना भी उसको आश्वस्त कर दे कि वह ठीक हो जाएगा, फिर भी वह डॉक्टर पर विश्वास नहीं करता है। जबकि यदि उसकी माँ कह दे कि तुम ठीक हो जाओगे तो बच्चा ये समझ लेता है कि मैं सच में ठीक हो जाऊंगा। तो सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं बच्चों में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। और वयस्क जो होता है अपनी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को बीमा के द्वारा, LIC के द्वारा पूर्ण करता है। प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए अपना घर बना लेता है, शेल्टर का निर्माण करता है, जिससे के कारण प्राकृतिक आपदाओं से बचाव हो सकता है। कि किसी व्यवस्थित, विकसित और सभ्य समाज में लोगों की सुरक्षा का दायित्व सरकार पर होता है। इसलिए ऐसे समाजों में सुरक्षा की आवश्यकताएं व्यक्तिगत रूप से प्रेरक नहीं रह जाती है। जाहिर है ऐसे समाजों में हम सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को लोगों की कैरियर संबंधी, यानी सुरक्षापूर्ण नौकरी, पद, बचत खाते, बीमा की जरूरतों के रूप में हम देख सकते हैं। इसी क्रम में भारतीय परिवारों में लड़कों का होना व्यापक संदर्भों में देखा जा सकता है। प्रत्येक परिवार चाहता है कि उसे एक लड़का हो, जिससे कि उसके बाद में जब वो बुढ़ापा आएगा तो सुरक्षा संबंधी जरूरतों को उस लड़का के द्वारा पूरा किया जा सकता है। जब दैहिक आवश्यकताएं और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं दोनों पूरा हो जाती है तब तीसरे नंबर पर आ जाती है जुड़ाव और प्यार की आवश्यकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और जब एक बार इसमें दैहिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो वह अपने चारों तरफ समाज से प्यार, स्नेह और अपनत्व हासिल करने की कोशिश करता है। और इन्हीं आवश्यकताओं के चलते उसे बच्चे, पत्नी, दोस्तों, माँ, पड़ोसियों की आवश्यकता महसूस होती है, और वह तीव्रता से संबंधों की जरूरत महसूस करने लगता है। अपने लोगों के लिए उसमें स्नेह युक्त संबंधों की लालसा बढ़ जाती है। आप अपने समाज के आप देखेंगे अपने चारों ओर समाज में तो आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जो व्यक्ति अब धन संग्रहित कर लिए हैं और उन्हें अब इस चीज की कमी नहीं है, तो समाज में जाना, समाज के फंक्शंस में अटेंड करना, ये सब उनमें धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो ये जुड़ाव और प्यार की आवश्यकता होता है। और यहाँ हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति बचपन में माँ और बाप को खो दिया है तो उसमें प्यार की तीव्र आकांक्षा पैदा होती है, और यह इच्छा चेतन और अवचेतन रूप में उनके व्यवहार को प्रेरित करती है। लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए
कि प्रेम और कामेच्छा दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों पर्यायवाची नहीं है। कामेच्छा का अध्ययन जहाँ शुद्ध दैहिक आवश्यकता है, वहीं प्रेम का अध्ययन जुड़ाव और प्यार की आवश्यकता का अध्ययन है। जब ये तीनों आवश्यकता पूरा हो जाती है, दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, जुड़ाव और प्यार की आवश्यकता, तो चौथे लेवल पर आ जाती है सम्मान की आवश्यकता। लोगों को कार्य क्षेत्र, समाज, परिवार और मित्र मंडली के अंदर अपनी पहचान और सम्मान पाने की लालसा बढ़ने लगती है। आमतौर पर लोग हमेशा अपना मूल्यांकन बढ़ा चढ़ा कर करने लगते हैं। उन्हें सम्मान और स्वाभिमान की आवश्यकता होती है। वे अपने ढंग से काम करना चाहते हैं और अपने मानक विश्वास पर खड़े उतरना चाहते हैं। आत्मसम्मान की आवश्यकताओं को आमतौर पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। उपलब्धि की आवश्यकताएं, पहला है उपलब्धि की आवश्यकताएं और दूसरा है पहचान की आवश्यकताएं। इसमें से उपलब्धि की आवश्यकताओं को हम आत्मविश्वास, बल, स्वाग्रह, किसी अन्य पर निर्भर रहने की इच्छा से मुक्ति, इसके रूप में ऐसे में हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। जबकि मान्यता की आवश्यकताएं दूसरों से सम्मान की अभिलाषा, समाज से पहचान की अभिलाषा, ध्यान आकर्षित करने की अभिलाषा और महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने की इच्छा के रूप में परिलक्षित होने लगती है। और संतुष्ट हो जाने पर स्वाभिमान की इच्छा आदमी को आत्मविश्वास से परिपूर्ण, पर्याप्त और उपयोगी बनाती है। जबकि इन इच्छाओं को यदि पूर्ति नहीं किया जाए तो किसी को हीन, कमजोर, असहाय बनाती है। इस तरह से देखा जाए तो मनुष्य के व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने में सम्मान की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब जब इन सभी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया गया हो, तब आती है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। और आत्मसिद्धि शब्द का प्रयोग पहले बार कर्ट गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन इसकी व्याख्या मास्लो ने अच्छे से किए हैं। आत्मसिद्धि को आवश्यकताओं की क्रमिकता में आवश्यकता का जो पदसोपान बनाया गया है, उसमें आत्मसिद्धि को सबसे ऊपर रखा गया है। यह जीवन में सार्थकता और उद्देश्य की खोज ही इस आवश्यकता का प्रमुख लक्ष्य होता है। सभी तरह की प्राथमिक आवश्यकताओं के पूरा होने के बाद भी लोगों में बेचैनी बनी रहती है। लोग स्वेच्छा से अपने मनपसंद क्षेत्रों में प्रवीणता हासिल करना चाहते हैं। सार्थक जीवन जीने की अभिलाषा, आत्मसंतुष्टि, आत्मसिद्धि जैसी इच्छाओं के उजागर होने में इस तरह की आवश्यकताएं अभिलाषाओं के रूप में व्यक्त होती है। जैसे किसी की अभिलाषा आदर्श मां बनने की है, किसी की अभिलाषा आदर्श शिक्षक बनने की है। यह आवश्यकता उसी स्थिति में प्रकट होती है जब हर तरह की नीचे वाली आवश्यकताएं जो है वो पूरी हो चुकी हो। अब नीचे वाली आवश्यकता कौन कौन सी है? तो दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, जुड़ाव और प्यार की आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता, ये चारों जब पूरा हो जाता है तब लोगों में आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। किसी भी समाज में इस तरह से संतुष्ट लोग संख्यात्मक रूप से बहुत कम होते हैं। साथ ही ऐसे कितने लोग होंगे जो इस तरह की संतुष्टि चाहते होंगे, यह भी हमेशा शोध का विषय ही रहेगा। मगर इसके बावजूद भी हमारे इर्द गिर्द ऐसे तमाम लोग मौजूद होते हैं जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवीणता के शिखर तक पहुंचते हैं। मास्लो भी महसूस करते हैं कि यह आवश्यकता शोध के लिए एक चुनौतीपूर्ण समस्या है। किसी सामान्य व्यक्ति के लिए आत्मसिद्धि की अभिलाषा उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा होती है। यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि आखिर कौन व्यक्ति आत्मसिद्ध है, उनके लक्षण क्या होते हैं। मास्लो ने इन सवालों के जवाब पाने के लिए तमाम तरह के अध्ययन किए हैं। कुछ लक्षण का एक सूची बनाया गया है कि आत्मसिद्धि प्राप्त व्यक्ति का लक्षण कैसा होगा। तो मास्लो के मुताबिक जो आत्मसिद्ध व्यक्ति है नकली और बेईमान लोगों को आसानी से पहचान लेता है। ऐसे चरित्रों का पता लगाने की उसमें असाधारण क्षमता पैदा हो जाती है। आत्मसिद्ध व्यक्ति सही और कुशल लोगों की कुशलता का भी आसानी से पता लगा लेता है। आत्मसिद्ध व्यक्ति अपराध भावना से दूर रहता है।
आत्मसिद्ध व्यक्ति शर्म और चिंता से भी दूर रहता है। वह आत्म केंद्रित होने के बजाय समस्या केंद्रित होता है। कुछ आधारभूत आवश्यकताएं मास्लो के द्वारा दिया गया था। इसका आधारभूत आवश्यकताओं का कुछ विशेषताएं बताया गया था मास्लो के द्वारा। मनुष्य और उसकी आवश्यकताओं की क्रमिकता का विस्तार से विवेचन करने के बाद मास्लो के द्वारा मूलभूत जरूरतों की कुछ अन्य विशेषताओं की व्याख्या किया गया। सबसे पहली विशेषता यह थी कि क्रमिकता उतनी अनिवार्य नहीं होती जितना कि एक सिद्धांत के बतौर में सोचा जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आवश्यकताओं का क्रम मैकेनिकल नहीं है, यांत्रिक नहीं है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसमें आगे पीछे होने की संभावना बनी रहती है। जिसे कुछ लोगों के लिए सामाजिक आवश्यकताओं के मुकाबले आत्मसम्मान ज्यादा प्राथमिक होता है। यह स्थिति आवश्यकताओं की क्रमिकता के नियम का निषेध करती है, नियम का विरोध करती है। मगर ऐसा शायद इसलिए होता है कि एक आत्मविश्वासी व्यक्ति प्यार और स्नेह के प्रति आकृष्ट होता है। जिन लोगों के जीवन में प्रेम और पैतृक संबंधों का अभाव रहा है, ऐसे लोग इन चीजों को पाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी आकांक्षाएं बहुत निम्न कोटि की होती है। अब बहुत संभावना रहती है कि ऐसे लोगों के जीवन में से महत्वाकांक्षी लक्ष्य जो है निकल जाता है। वो अपनी निम्न स्तर की आवश्यकताओं की पूरी होने पर ही संतुष्ट हो जाते हैं। मसलन मनोवृत्ति के शिकार लोग अपनी निम्न कोटि की आवश्यकताओं से ही त्रस्त रहते हैं। कुछ सिरफिरे लोग रहते हैं जो कि अपनी निम्न कोटि की आवश्यकताओं में ही त्रस्त रहते हैं। कोई आवश्यकता व्यक्ति को तभी प्रभावित करना छोड़ती है जब वो लंबे समय तक संतुष्ट रहती है। जिन लोगों ने जीवन में कभी यह नहीं जाना होता है कि भूख क्या चीज होती है, भोजन की कमी कभी उनके जीवन में नहीं आती है, उनके लिए भोजन कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति अपनी उच्च आवश्यकता के लिए निम्न आवश्यकताओं के कुछ दिनों के लिए टाल देता है, या फिर उसके लिए उल्टा हो सकता है। मास्लो आवश्यकताओं की क्रमिकता की दूसरी विशेषता यह बताते हैं कि क्रमिकता कोई अभेद्य कक्ष नहीं है। संतुष्टि एक सापेक्ष शब्द है। एक निम्न श्रेणी की आवश्यकता की पूर्ति के बाद एक विशिष्ट आवश्यकता उभरना अचानक नहीं होता है, यह एक क्रमिक घटना होती है। और मास्लो के द्वारा सिद्धांत की तीसरी विशेषता यह बताया गया है कि एक औसत व्यक्ति में आवश्यकताओं के क्षेत्र अवचेतन में होते हैं। और चौथी विशेषता है कि आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं अपने समाज और संस्कृति के निरपेक्ष होती है। और पांचवी आवश्यकता उन्होंने बताया कि मानवीय व्यवहार जो होता है बहुप्रेरित होता है और एक अकेली आवश्यकता से ही प्रभावित नहीं होता है। और सभी मानव व्यवहारों को बुनियादी आवश्यकताओं से संचालित नहीं किया जा सकता है। तो मास्लो का जो सिद्धांत है वो एक आम जीवन से संबंधित सिद्धांत है, उसमें अभी भी लागू किया जा सकता है और होता है, पहले भी लागू होता था। क्योंकि एक व्यक्ति जो साइकिल पर चढ़ता है वो उसको साइकिल संतुष्ट नहीं कर पाता है, साइकिल से अभिप्रेरणा नहीं मिलती है, जबकि वो चाहता है कि हमको मोटरसाइकिल हो। तो साइकिल अब उसको प्रेरित नहीं कर रही है, वो अपनी जगह पर मोटरसाइकिल के लिए रिक्त जगह खाली कर देती है। और जिसके पास मोटरसाइकिल वो कार के लिए त्रस्त है कि वो कार होना चाहिए। जिसके पास कार है वो बड़ी कार लेना चाहता है, जिसके पास बड़ी कार है वो सुपर कार लेना चाहता है। तो इस तरह से आदमी कभी संतुष्ट नहीं होती है और एक आवश्यकताएं संतुष्ट होने के बाद उसके अगली आवश्यकताएं उसे प्रेरित करना प्रारंभ कर देती है। तो मास्लो का सिद्धांत एक आम जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और यह हमेशा लागू रहेगी। थैंक यू। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।